और न्यूट्रल्स होगा, तो ये हमारा सीक्वेंस है कि टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ आइंस, और जो आइंस का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल्स होगा, यानी कि जो प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रल टेम्परेचर होंगे। ठीक है, तो आगे आगे हमने क्या किया था, हम कैलकुलेशन कर रहे थे, हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे एक्सप्रेशन किसका, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर का। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट कि हम आयन का टेम्परेचर क्यों नहीं यूज कर रहे, हम इलेक्ट्रॉन का ही टेम्परेचर क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि जो आपका आयंस है उनकी मोबिलिटी बहुत कम है, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ओवरऑल जो प्लाज्मा का टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड होता है इलेक्ट्रॉन के टेम्परेचर से। That is why we are more interested in the calculation of electron temperature as compared to the ion temperature. ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फिर स्टार्ट किया था कि लेट्स सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है किसी प्लाज्मा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और हमने कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी गेन करते हैं वो ये थी EE/VD, और VD जिसमें क्या है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जब चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होंगे तो उस वक्त वो ये एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। और हमने ये कहा था कि ड्यूरिंग द कुलेयन, एक साइड पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहे होते हैं, साथ ही वो ड्यूरिंग द कुलेयंस वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस कर रहे होते हैं कुलेयंस में, बाकी रिमेनिंग इर्द गिर्द के जो उनके पार्टिकल्स होते हैं। सो जो एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस, ये दोनों फिनोमिना एट द सेम टाइम जो है वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कंक्लूड किया था कि जो एनर्जी गेन हो रही होती है दैट मस्ट बी इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द कुलेयन। तो ये जो एनर्जी गेन की है और ये जो एनर्जी इन्होंने लॉस की है कुलेयन में, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये उस इलेक्ट्रॉन की हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी है, K इज द कांस्टेंट, और ओमेगा C जो है वो हमने क्या कहा था, कुलेयनल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और VR क्या है, एनी रैंडम वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस की थी। ओमेगा C को हमने कुलेयनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिफाइन किया था, ये जैसे आप कहते हैं ना V इज इक्वल टू R ओमेगा, R उसमें डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे आपका ओमेगा इज इक्वल टू VR ओवर लैम्डा E, जहाँ पे लैम्डा E जो है इसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, किसी भी गैस के अंदर या प्लाज्मा के अंदर जो डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, जो फ्री पाथ मिल रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो होगा। और यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इन 3 डायमेंशन इज इक्वल टू द 3/2 KTE। ये जो रिलेशन है ये हमने पीछे 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में ड्राइव किया है कि जो टेम्परेचर होता है प्लाज्मा सिस्टम में, जो टेम्परेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये डेफिनेशन हमने वहां से ली है। उसके बाद VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो म्यू E के बराबर होती है, जहाँ पे म्यू जो होता है वो आपका मोबिलिटी होती है चार्ज पार्टिकल की। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट भी करेंगे, विच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू E ओवर ME ओमेगा C। ठीक है, तो ये जितनी हमने ऊपर सपोजिशन ली है ये सारी फार्मूलाज कंसिडर किए हैं, इनको हमने इस इक्वेशन 1.6 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर यहाँ पे हम लें तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो आपकी आ जाएगी ई आपकी म्यू E, तो ये बन जाएगा E म्यू E स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मोबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इधर। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, ओमेगा C को हम दूसरी साइड पे ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये ओमेगा C स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो आपने ओमेगा C स्क्वायर बनाया इसकी यहाँ से वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की VR स्क्वायर ओवर लैम्डा E स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये लैम्डा E स्क्वायर यहाँ चला जाएगा और ME जो है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा, तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, लैम्डा E स्क्वायर इधर आ गया और MEVR स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगेन यहाँ पे आपका MEVR स्क्वायर, यहाँ से आप देख लें 2 से कैंसिल कर दें तो आपका MEVR स्क्वायर इज इक्वल टू 3 KTE के बराबर है। तो यहाँ पे जब आपने VR स्क्वायर की वैल्यू लगाई तो एक 3/2 KTE पहले ही था और दूसरा 3 KTE इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो ये 9/2 K स्क्वायर TE स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये TE इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर। तो हमारा फोकस क्या है कि वी वांट टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो TE विल बी इक्वल टू
यहाँ से ये आप क्रॉस दूसरी साइड पे लेके जाएं क्वांटिटी जो आपका 2/3, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 9 था, तो जब ये आपने टी ई लेना है तो दूसरी साइड पे सारी क्वांटिटीज अंडर रूट में आनी है, तो इसलिए 9 की बजाय यहाँ पे 3 आ गया, और आपका ई स्क्वेयर जो है वो ई बन गया, कैपिटल ई स्क्वेयर भी ई बन गया, लैम्डा ई स्क्वेयर भी आपका लैम्डा ई बन गया। जो स्मॉल के हम ले रहे थे वो आपका विदाउट पावर था, इसलिए वो अंडर रूट में आ गया, और आपका कैपिटल के भी जो है, जो कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी स्क्वायर में था, वो विदाउट स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास टी ई का हमारे पास रिलेशन बना था लास्ट टाइम। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जो मीन फ्री पाथ लैम्डा ई होता है ये प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रेशर ऑफ द गैस, और के जो है ये हम वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एनर्जी जो है वो कितनी लॉस हो रही है, जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया था कि आपका मैस m जो है वो कैपिटल M के साथ जब कोलिजन करता है तो वो कितनी फ्रैक्शन जो है वो अपनी एनर्जी की लॉस करता है, तो उसको हमने 4m/m बताया था, जिसको हमने यहाँ k से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, लैम्डा ई की बजाय हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/p को, तो ये बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो हमारी कांस्टेंट होंगी। 2/3 भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है आपका, और कैपिटल के भी। तो टी ई आपने सारे कांस्टेंट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया, और E/P। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो टी ई है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेशियो ऑफ E/P। और कुछ गैसेस में रेफरेंस के तौर पे इसको कैलकुलेट भी किया गया है, ये क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड, और P जो है वो आपका प्रेशर है। ठीक है, तो आपके पास जो टीई की जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है, फॉर एग्जांपल आर्गन और नियॉन मोस्टली यूज होती हैं गैसेस, तो उसके लिए इसकी ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की गई है एक्सपेरिमेंटली, दैट इज 1.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर पर mmHg, यानी कि प्रेशर का जो यूनिट है। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन और सारा टॉपिक आपका प्रीवियसली हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। क्लियर? यस मैम। 14 लोगों में से एक बंदा बोला है यस मैम। यस मैम, क्लियर। एनी क्वेश्चन? नो मैम। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो, वरना मैं आगे अगले टॉपिक पे चलूं। जी मैम। नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज डिबाय शील्डिंग। शील्ड का वर्ड आपने पहले कभी सुना हुआ है काफी दफा। शील्ड से क्या मुराद होती है? मैम कवर कर लेना किसी चीज को। हाँ जी, कवर कर लेना। और मैम लेयर टाइप चीज, मतलब एक चीज के ऊपर किसी चीज के लेयर बना देना। हाँ, प्रोटेक्शन के वर्ड्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। शील्डिंग जो है ना, एक्चुअली शील्ड बना देना किसी चीज का, प्रोटेक्टिव लेयर बना देना या कवर कर देना, उसकी सेंस में भी है। तो यहाँ पे भी शील्डिंग जो है वो एक्सटर्नल पोटेंशियल्स को से कवर अप होने का नाम है, यानी कि आप प्लाज्मा के अंदर अगर कोई हमने एक्सटर्नली पोटेंशियल्स अप्लाई किए हैं तो उनको शील्ड आउट कर देना या उनसे प्रोटेक्शन बना लेना, कवर कर देना। ठीक है, तो अभी हम इसको तो उसको मैं यहाँ डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, थ्योरी बाद में इसकी आपसे डिस्कस करती हूँ। ये आपको नजर आ रहे हैं। लेट्स सपोज ये यहाँ पे आपको बाउंड्री क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, ये जो आपको ब्लैक सी लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे एक बाउंड्री है। ठीक है, कोई कंटेनर की बाउंड्री है जिसके अंदर प्लाज्मा जो है वो मौजूद है। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो कोई से भी चार्ज बॉल्स लिए हैं, एक पे पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि, और इसके साथ हमने जो इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है चार्ज बॉल, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसके साथ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रल भी मौजूद हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली
जो है वो इस पे इसको सप्लाई देते रहें, तो क्या होगा कि जल्दी ही जो चार्जेस हैं, यानी कि जो आपके चार्ज बॉल्स हैं या ये जो आपके चार्ज स्फीयर्स हैं, ये ऑपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव स्फीयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव स्फीयर है ये पॉजिटिव जो आपके आयंस हैं प्लाज्मा के उसको अपने अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये उतने ही चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जितना इसके अंदर चार्ज मौजूद है, यानी जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी कि नेट अमाउंट पॉजिटिव चार्ज की जितनी होगी उतने ही इसके अराउंड नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे जितनी नेगेटिव चार्ज की अमाउंट होगी उतनी ही इसके अराउंड पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट होगी। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा है वो कोल्ड प्लाज्मा है। ठीक है, अब कोल्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से है कि कोल्ड प्लाज्मा से क्या मुराद है? जहाँ आपको पता है कि आप कोई भी बॉडी जो है उसमें कोलेयंस की वजह से या थर्मल मोशन की वजह से उसका टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, थर्मल मोशन कौन सी होती है? रूम टेम्परेचर पे अगर कोई बॉडी ऑसिलेशंस कर रहा है, ठीक है, तो वो हम उसकी कहेंगे थर्मल मोशन है। तो थर्मल मोशन की वजह से उसके पास थर्मल एनर्जी भी होती है, थर्मल एनर्जी की वजह से वहाँ पे उसकी थर्मल वेलोसिटी भी होती है, थर्मल एनर्जी भी होती है, और थर्मल टेम्परेचर भी होता है, थर्मल प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि आपका प्लाज्मा जो है वो कोल्ड है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे कोई थर्मल मोशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो हैं उनकी कोई थर्मल मोशन नहीं है। जब थर्मल मोशन नहीं है तो उनके पास क्या होगा? उनके पास थर्मल एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी ना होने का क्या मतलब है कि वो मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे कि वो यहाँ से मूव नहीं कर सकेंगे और वो स्ट्रिक्टली एग्जिस्ट करेंगे या मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे इसी एरिया में, इस चार्ज के इर्द गिर्द। तो इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि इसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि यहाँ परफेक्ट शील्डिंग हो रही है। देखिए, अगर यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर जाए, यहाँ से कोई चार्ज, लेट्स सपोज मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कह रही हूँ, तो यहाँ पे मूव कर जाए, तो दो ये चार्ज और ये चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस मौजूद होंगी, कोई पोटेंशियल मौजूद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान मौजूद होगी, इधर कोई ना कोई पोटेंशियल मौजूद होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, ठीक है, यहीं पे सारे मौजूद रहते हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मौजूद नहीं होगी, कोई पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे जो शील्डिंग होगी वो क्या होगी? परफेक्ट शील्डिंग होगी। हम कहेंगे कि कोई पोटेंशियल जो है वो प्लाज्मा के अंदर लीक नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस आप कंसिडर कर लें, आप ये कहें कि जो आपके चार्ज पार्टिकल हैं वहाँ पे थर्मल मोशन एग्जिस्ट कर रही है, तो थर्मल मोशन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके पास कोई ना कोई थर्मल एनर्जी मौजूद है। तो थर्मल एनर्जी इतनी होगी कि ये यहाँ से कोई पार्टिकल जो हैं जो इसकी बाउंड्री से हैं वो फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और वो फ्री होके मूव करना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये आपके पास जो एक स्फेयर बना था चार्जेस का, ये आपके पास एक स्फेयर ही बनता है ना इसके अराउंड भी चार्जेस का, तो इस स्फेयर का कोई ना कोई बाउंड्री होगी, इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे कोई बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो बाउंड्री कैसे डिफाइन होगी? ये बाउंड्री तब तक होगी जब तक आपके पास जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको? इस स्फेयर से, क्योंकि आपने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ अप्लाई किया हुआ है। थर्मल एनर्जी किनके पास है? इन चार्ज पार्टिकल के पास, अपनी मोशन की वजह से। तो जहाँ तक ये थर्मल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं, तब तक कोई पार्टिकल जो है वो फ्री नहीं होता। तो इसलिए हमने जहाँ इसकी जो अगर बाउंड्री डिफाइन करनी है या ये स्फेयर कहाँ तक है ये हमने डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे कि जहाँ तक केटी और जो पोटेंशियल है वो इक्वल है एक दूसरे के,
तो तब तक इसकी वहां तक इसकी बाउंड्री बनेगी, जो एज बनेगा। उस एज से जो आगे जाएंगे, अगर उस एज से कोई चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो लीक हो गया इस पोटेंशियल वेल से या इस पोटेंशियल के इफेक्ट से, और शील्डिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। इसकी कोई अगर आप कॉमन एग्जांपल में दें कि मैं किसी चीज, बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश हो रही है और आप कोई अम्ब्रेला कर लेते हैं नीचे, ठीक है, अगर उस अम्ब्रेला में से कोई भी पानी जो है वो अंदर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि उस अम्ब्रेला ने आपको कंप्लीट शील्ड दी हुई है, आपको कंप्लीटली सेव किया हुआ है बारिश से। लेकिन अगर उसके अंदर कोई आपको कोई ऐसा इफेक्ट हो कि जो पानी जो है वो मटेरियल उस अम्ब्रेला का ऐसा हो, या वहाँ पे कोई डैमेज हुआ हो कि पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो उसके अंदर से आपके ऊपर आ रहे हो, तो इट मीन्स कि आप कहेंगे कि पानी इसमें से लीक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे शील्डिंग जो है वो आपको परफेक्ट नहीं मिल रही। सेम इज द केस इन द प्लाज्मा, ठीक है, क्लियर? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. चलिए अब हम आते हैं, इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसी टॉपिक की अभी हम इसको कंप्लीट नहीं किया। अब हम क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है या टास्क क्या है कि हम ये जो स्फेयर बना है चार्जेस का, यहाँ तक ये स्फेयर है, हमें इस स्फेयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्योंकि ये स्फेयर है तो आप इसको रेडियल की फॉर्म में लेंगे तो इसका रेडियस जो है वो कितना है, तो उस रेडियस को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इसके कुछ कैलकुलेशन स्टेप जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, ये डायग्राम हम इसके लिए यूज करेंगे। आप सपोज कर लें कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है जो कि आपका डिस्टेंस बताता है। तो ये ग्राफ जो है वो किस चीज़ का है, ये क्या है, पोटेंशियल की वेरिएशन है। आप एक साइड को भी छोड़ दें, सिर्फ हम इस साइड पे फोकस करते हैं। वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल वे एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कवर करने से पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर आप इस फर्स्ट कर्व को देखें तो ये जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, ये आपका, यहाँ पे आपको y एक्सिस पे पोटेंशियल नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको x डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में जो कर्व की वैल्यू है वो हाईएस्ट है, और जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं तो आपका जो पोटेंशियल है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैम? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। Increasing. जी, Increasing. एक्सपोनेंशियली इट्स डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। जब भी आपके पास कोई ग्राफ कर्व में आता है ना तो इट मीन्स कि वो एक्सपोनेंशियल बिहेव कर रहा होता है, एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल ना हो, कोई फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। अगर ये इंक्रीजिंग होती तो ट्रेंड कर्व का इस तरफ को बनना था, ठीक है, यहाँ से ऐसे इंक्रीज होना था। अब ये एक मैक्सिमम, ये सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की कम से कम वैल्यू, एक्स यहाँ से इंक्रीज हो रहा है इस साइड को, तो एक्स की जब कम से कम वैल्यू तो आपके पास पोटेंशियल की, मैम राइट साइड पे डिक्रीज हो रहा है और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है ना? दोबारा बोलिएगा। राइट साइड पे डिक्रीज हो रहा है और लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये बोलूँ दैट इज माइनस एक्स, जी जी। अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका एक्स है और ये आपका माइनस हाँ एक्स जी, है, तब आप हाँ ये जी बात बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे माइनस एक्स कहीं मेंशन नहीं किया, हम यहाँ पे क्या बिल्कुल। मेंशन फिर कर रहे यहाँ हैं, पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट है और आपका यहाँ पे एक स्फेयर है, ठीक है। ठीक हो गया मैम। तो जी मैम। जब आप स्फेयर कंसिडर करते हैं ना, तो स्फेयर का आप सेंट्रल पॉइंट से किसी भी कर्व पे या उसके जो सर्कमस्टांस पे, आप कहीं भी उसके जो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो आपको रेडियस इक्वल मिल रहा होगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया मैम जी, थैंक जी ठीक जी है। बिल्कुल। तो सेम हाँ जी लाइक दैट कि हम एक्चुअली वो स्फेयर को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसके हम जी मैम। इस साइड पे भी पॉइंट ले रहे हैं और इस साइड पे भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये कर्व का बिहेवियर जो है ना वो एक जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ठीक हो गया मैम। तो
यहाँ पे हम मैक्सिमम क्या कहते हैं कि जब आप x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यानी कि मीन पॉइंट ले रहे हैं या आपका सेंटर ले रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब आ जाए जरा थ्योरी की तरफ। ठीक है जी, थैंक यू मैम। इट्स ओके, वेलकम। अच्छा जी, आपका जो पोटेंशियल है प्लेन x इजिकल टू 0 पे, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो ली गई है वो फाई नॉट ली गई है। ठीक है, परफेक्टली एक ट्रांसपेरेंट आपकी ग्रिड की तरह एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो x जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि वो आपका डिस्टेंस है जिसको हम रेडियली मेजर कर रहे हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रेडियस उसको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस फाई एक्स को कैलकुलेट करना है। जब हम फाई एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा जो लेंथ है या जो रेडियाई है उसका स्फीयर का, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा एक सपोजिशन यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम थ्योरेटिकली इसकी बात करने लगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो रेशो है आपका m जो है दैट इज द मास ऑफ आयंस, और ये जो स्मॉल m e है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि इस रेशो की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैथमेटिक लैंग्वेज में ये इसको इन्फिनिट कह सकते हैं, यानी ये इन्फिनिट हो नहीं सकता, लेकिन हम सिर्फ एक मैथमेटिक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो इसका हाई होने का मतलब ये है कि आपके कैपिटल M की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी आपके आयंस जो हैं वो हैवी हैं। तो अब हम ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में आयंस की मोबिलिटी कम है, वो स्लो मूविंग करते हैं। तो आप सपोज कर सकते हैं कि ये रेशो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आयंस की मोबिलिटी ना होने के बराबर है, और आप उनको कंसिडर करते हैं कि वो सिर्फ प्लाज्मा की न्यूट्रल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बैकग्राउंड में मौजूद हैं, और उनमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके अंदर जो है उस फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहे हैं जहां आयंस पड़े हुए हैं। बात समझ आ रही है कि आपका प्लाज्मा जिस सिस्टम में मौजूद है वहां पे आयंस मूव नहीं कर रहे, वो फिक्स्ड पड़े हुए हैं। आप इसको सपोज कर रहे हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहे हैं गैस के अंदर। ठीक है, यस मैम। तो अब हम यहाँ पे वन डायमेंशनल केस कंसिडर करने लगे हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। पॉइजन इक्वेशन हम यूज करने लगे हैं। आपको पता है पॉइजन इक्वेशन होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, यानी कि हम डेंसिटी नहीं ले रहे बल्कि सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो डेल डॉट ई में जब आप ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस डेल फाई, ई किसके इक्वल होता है, माइनस डेल फाई के। तो ये आपके पास जो उस पोटेंशियल की फॉर्म में पॉइजन इक्वेशन इस तरह से होती है, ई नॉट, ये जो इसके डिवीजन में ई नॉट है वो इधर आ गया, ई नॉट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर हम अपने सिस्टम पे इसको अप्लाई करें, अगर हम वन डायमेंशनल केस लें, आपको पता है डेल जो होता है वो 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसमें एक्स वाई जी मौजूद है। अगर हम सिंगल डायमेंशन के लिए लिखें तो हम ई नॉट और डेल स्क्वेयर की बजाय हम लिखते हैं डी स्क्वेयर बाय डी एक्स स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू। अब क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक चार्ज तो नहीं है, प्लाज्मा के पास आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आप इसको क्यू की बजाय आप इसको लिखते हैं चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और टोटल आपके पास आइन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आप लिखते हैं ई एन आई, तो क्यू एन आई लिखते होते हैं, नंबर ऑफ आइंस मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ आइन। तो चार्ज जो होता है वो आयन का वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस वक्त ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है दैट इज ड्यू टू दिस माइनस क्यू, जो पॉइजन इक्वेशन की वजह से है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, चलें जी। अब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारी गैस है सिस्टम में, जो हम गैस कंसिडर कर रहे हैं, प्लाज्मा कंसिडर कर रहे हैं, वो दैट इज हाइड्रोजन प्लाज्मा। तो हाइड्रोजन प्लाज्मा में जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं वो कौन होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एट लार्ज डिस्टेंसेस, यानी कि अगर आप आपकी गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो हम लार्ज डिस्टेंसेस पे हम कहते हैं कि जो डेंसिटी होती है प्रोटॉन्स की, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दो टर्म होती हैं, एक होती है मैस डेंसिटी, एक होती है नंबर डेंसिटी। ठीक है, मैस डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो आपकी नंबर डेंसिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर या पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो होती है प्रोटॉन की वो इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम जो डिनोट करते हैं
Ni के साथ, N के साथ सॉरी। अब हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, हमने अभी ऊपर अज्यूम किया कि प्रोटॉन्स यानी कि हमारे आयंस वो हैवी हैं, वो मूव नहीं कर रहे। तो जब मूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है प्रोटॉन्स की वो हर जगह सेम रहेगी। कैसे? अगर आप कोई स्ट्रीम कंसिडर कर लें, अगर आप कोई ऐसी कैनाल, पानी की कैनाल कंसिडर कर रहे हैं, तो पानी का जो फ्लो होता है वो हर जगह क्या एक जैसा होता है? आंसर मी क्लास। नो। अगर आप कोई कैनाल कंसिडर कर रहे हैं, कोई नहर ले लें पानी की, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, तो क्या हर जगह पानी के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं? कहीं फ्लो कम हो रहा है, कहीं जो है वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या Yes. उनकी जो डेंसिटी होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर मैं ये कह दूं कि वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, आपके पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव ही नहीं कर रहे, तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि डेंसिटी हर जगह एक जैसी है। आपका जो सिस्टम, आपका जो फ्लूइड, आपका जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, वो फ्लो ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही केस ये है कि अगर हम कंसिडर करें कि हमारे आयंस मूव नहीं कर रहे, तो जो डेंसिटी होगी प्रोटॉन्स की वो हर जगह पे क्या होगी? एन होगी, कांस्टेंट होगी या सेम होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पिछले टॉपिक की यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या मौजूद होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -E∅, या जनरल फॉर्म में Q∅ होती है। अब आपके अंदर, आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स बस मूव कर रहे हैं फ्रीली, आयंस तो फिक्स पड़े हुए हैं। वेरिएशन किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। वेलोसिटीज किसकी चेंज हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। डेंसिटी किसकी चेंज हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो अब आप, मैं, हमने लास्ट टाइम ये अब तो स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। इधर भी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही मैम। अभी आ रही है? जी मैम आ रही है। कि मुझे लगता है नेट का एरर हुआ है कोई। ठीक है, अभी आपके सिस्टम में बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि कोई बात नहीं। आवाज आ रही है अगेन? यस मैम, क्लियर है। जी, अभी आपके आयंस जो हैं वो तो फिक्स हैं, तो प्लाज्मा का जो ओवरऑल बिहेवियर होगा वो किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से। इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो फिर आप उनका एवरेज या मीन निकालने की बजाय आप उस पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाते हैं। तो वो हमने लास्ट टाइम जो लगाया था वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल फंक्शन। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी भी हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो हाइड्रोजन गैस का हम सिस्टम ले रहे हैं, उसमें हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ये फंक्शन उससे डिफरेंट लगेगा। वहां पे सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी लगा रहे थे, क्योंकि वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पे क्योंकि हमने पोटेंशियल को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका एक्सपोनेंशियल है उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड होगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो TE है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो अब हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है डेंसिटी। जैसे अब सेम वही स्टेप आपके होंगे जो हमने टेम्परेचर के लिए हमने यूज किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकालना चाहते हैं, ये आपके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलेंगे, या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी। पूरा सिस्टम की लेंथ आपकी क्या है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो ये आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसको हमने FU/DU से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से A जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया। अब क्योंकि हमारा इंटीग्रल इज द फंक्शन ऑफ U, यानी वेलोसिटी का फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेग्रल के अंदर रहेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है वो इंटेग्रल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल E∅/KT वाला पार्ट जो है वो इंटेग्रल से बाहर चला गया, और जो आपका काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो अंदर रह गया। अब ये सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व किया था, ये सेम वही पार्ट बन गया, और उसका आंसर जो था वो हमने एज इट इज उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यानी इस इंटीग्रल को जब हमने पीछे सॉल्व किया था, बिल्कुल पहला टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें जो हमने रिजल्ट निकाला उसको एज इट इज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हम वैल्यू निकालना चाहते हैं n की। तो कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, अभी ये ऊपर वाली डायग्राम पे फोकस करें कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास पोटेंशियल मैक्सिमम है, और अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिट हो जाए तो फिर पोटेंशियल क्या होगा? मिनिमम। फिर आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आपने x को 0 लिया तो आपका फाई इन्फिनिट, जब आप x को इन्फिनिट लेंगे तो आपका पोटेंशियल 0, और आपकी जो डेंसिटी होगी उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आप इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई। तो आपके पास a और ये टर्म सिर्फ n की ये वैल्यू रहेगी इस रिलेशन में, ये कंडीशन आपने लगाई है। ठीक है, तो n की वैल्यू एन ई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एन ए जो है वो यहाँ पे एज इट इज, और यहाँ पे आपने जब फाई की वैल्यू 0 लगाई तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एन आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगेन हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बिल्कुल जैसे आप मैथ की इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो एंड में कंडीशन लगा के आपने किसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू लगानी होती है, तो ये सेम हम वही वाला काम कर रहे हैं कि यहाँ से मैंने एन की वैल्यू निकाली है, तो अब ये वैल्यू की वजह से ये अंडर रूट और ये ए, ये दोनों चीजें मिलके क्या बनेंगी आपकी n। तो आपका जो रिलेशन बनेगा इसका नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या हो जाएगा, n e इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल e फाई के टी ई फाई ओवर के टी ई। दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगाएं तो ये टर्म खत्म हो जाती है, और n e क्या होता है आपका इस कंडीशन में n के इक्वल होगा, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो n इज इक्वल टू ए अंडर रूट दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया कि ये a इस अंडर रूट वाली टर्म के साथ मिलके क्या बना, n बना। तो n इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल ई फाई ओवर के टी ई। अब ये सारा जो हमने निकाली है इक्वेशन 1.11, ये हमने किसके लिए निकाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, जो हमने एन ई की वैल्यू है वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है जो अभी निकाली है, और एन आई हमारे पास क्या है, ये हमने पहले सपोज कर लिया कि ये किसके इक्वल होता है, n के इक्वल है। एन के इक्वल है, क्योंकि हर जगह हमारा जो डेंसिटी है पॉजिटिव आयंस की वो इक्वल है, ये हम इसको ऑलरेडी एन आई को एन के इक्वल ले चुके हैं। तो ये दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, ये मैंने एन आई इज इक्वल टू एन लगा दिया, एन ई की जगह पे ये वैल्यू लगा दी, यहाँ से माइनस एन हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म पहले आ गई और ये बाद में। और यहाँ पे हम कौन सी एक्सपेंशन लगा रहे हैं, ये टेलर एक्सपेंशन लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में टेलर हम एक्सपेंशन लगा रहे हैं, ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये आपकी हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल, जब आपने खोला 1 प्लस ये आपकी पावर है ई फाई ओवर के टी ई प्लस ई फाई ओवर के टी ई स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ तक हमने खोला -1, ये वाला -1 और ये वाला +1 कैंसिल आउट हो गए, और ये आपके पास दो टर्म रह गई, इसमें ये आपकी हायर ऑर्डर टर्म है। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद दिस सिंगल टर्म, सिंगल ऑर्डर टर्म। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इतनी बच गई इक्वेशन, और यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो ई फाई नॉट है इसको दूसरी साइड पे ले जाए, तो यहाँ पे हमने एक टर्म डिफाइन कर दी है लैम्डा डी स्क्वायर, ये सारी ई फाई नॉट जब इधर आ गया तो एप्सिलॉन के टी ई ओवर एन ई स्क्वायर होल रेज़ पावर 1/2 ये बनेगा यहाँ पे, ये वाला ई नॉट इधर ले आए। ठीक है, के टी ई के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ से ई फाई नॉट इधर आके, तो के टी ई फाई नॉट ओवर एन ई स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो लैम्डा डी है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसको हमने इक्वेशन बना दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो आपको पता है कांस्टेंट के साथ और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है, एक आपका प्लस का मैग्नीट्यूड आता है और एक आपका माइनस का। ठीक है, तो इसमें जो डी आपका ये वाला सोल्यूशन है ये पॉसिबल नहीं है।